हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो जिस तरह से मैंने आपको पूरा इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करवाया है बहुत ही बेस्ट तरीके से, मतलब उसको पढ़ के आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको कोई बुक्स में देखने की ज़रूरत है। सारा कुछ वहीं पे दिया हुआ है 1500 एमसीक्यू के साथ। अभी मैं आपको इसी सेम तरीके से इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर रहा हूँ। यकीन मानिए वन ऑफ द बेस्ट नोट्स होंगे। पीडीएफ जब भी कंप्लीट हुई डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। मैं ये डेली आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करता रहूँगा। तो पहली चीज़ हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड सेक्टर, कितनी तरह के जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं और सिस्टम्स हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लानिंग इन इंडिया, 5 ईयर्स प्लान के बारे में हम पढ़ेंगे। हुआ क्या था थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो हमारी आज़ादी के दिनों की बात है, ठीक है। जैसे ही हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन उस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो उसके हिसाब से हमने क्या करा, कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाए। इसमें हम क्या करते थे, कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट करते थे। और क्या करते थे हम, इन 5 सालों में हमने एक टारगेट ग्रोथ जो है वो टारगेट रखा ग्रोथ का कि हमने इतना अचीव करना है। कोई भी है, आपका एग्रीकल्चर है कि हमने गरीबी हटानी है, एग्रीकल्चर फील्ड को जो है वो थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, नए नए कृषि के उपकरण आए, इंडस्ट्रियल सेक्टर बूम करे। तो उसमें हम टारगेट रखते थे और फिर देखते थे कि हमने कितना अचीव किया, उसको कितना हासिल किया है। तो ये 5 ईयर्स प्लान थे, काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे ये। ठीक है, इकोनॉमी काफ़ी बूस्टअप कर गई थी। फिर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हमने कुछ क्या करा, साइलेंट फीचर ऑफ इकोनॉमिक ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे, साइलेंट फीचर्स के बारे में। फिर न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी है जिसमें हम एलपीजी मॉडल के बारे में। देखिए हमारे देश की जो इकोनॉमी है ना उसको बूस्टअप करने में जो उस टाइम पे सरकारें थी, मेनली कांग्रेस सरकार थी, तो उसका बहुत बड़ा योगदान है जिसको हम भुला नहीं सकते। कहने को तो कुछ मर्जी कह लीजिए, लेकिन जो एक देश की जो एक सही नीतियाँ जो बनी थी ना देश को चलाने की, वो इसी सरकार की देन है। एलपीजी मॉडल लेके आए थे 1991 में। बताता हूँ क्या था ये। देखिए मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई, उसमें क्या था मैंने आपको बताया था कि कैसे एक छोटी सी कंपनी, कैसे अंग्रेज़ भारत में आते हैं और एक छोटी सी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं भारत को टैक्स देती थी, वो भारत में आती है। और वो टैक्स, शुरू में वो टैक्स देती थी और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बनाई भारत में। और ये जो जितने भी मुगल्स थे, लेटर मुगल्स थे, वीक थे, वो इनको फरमान जारी कर देते थे कि आप पूरे इंडिया में व्यापार करो। इस तरह से इनका कब्जा होता रहा। तो भारत अल्टीमेटली क्या हो गया, गुलाम बन गया था। तो ऐसी नौबत जो है भारत में अब आज़ादी के बाद ऐसी नौबत ना आए, तो क्या करा, ये जितने भी फॉरेन कंपनीज़ हैं ये भारत में आए, लेकिन वैसे कंडीशन ना कर पाएँ कि मतलब वही सेम ना हो पाए कि ये बिल्कुल ही मतलब भारत पे आके कब्जा जमा के बैठ जाएं। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लगा दिए ताकि बाहर की कंपनी जो है वो आके इस तरह जो पहले हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनियाँ जब भारत को गुलाम बना लिया था तो वैसा ना हो। तो हुआ क्या, इतने ज़्यादा रेगुलेशंस लगा दिए तो फिर हुआ क्या, बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर ही नहीं रही थी, तो वो आ ही नहीं रही थी। तो हुआ क्या, जॉब्स कम होगी, जॉब क्रिएशन भी नहीं हो पा रहा था और पैसा भी नहीं आ पा रहा था बाहर का। तो उस टाइम पे फिर क्या हुआ, इंडिया में उस समय जो इंडिया की ग्रोथ थी वो चाइना की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी, पाकिस्तान की भी अच्छी हो रही थी, तो इंडिया की काफ़ी ये वीक ग्रोथ हो रही थी। तब उस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए 1991 में एक एलपीजी मॉडल जो है वो लेकर के आए। एलपीजी मॉडल में मैं इनको सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मैं सिर्फ एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। एल मतलब लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब रूल्स और रेगुलेशन को थोड़ा कम करना। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल ना करके बल्कि कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रियाँ उनको कहा कि आप प्राइवेट इंडस्ट्रियाँ खोलो, ठीक है, हम आपको हेल्प करेंगे। और ग्लोबलाइजेशन में मतलब इंडिया को एक ग्लोबल तरीके से रिप्रेजेंट करना ग्लोबल मार्केट में, कि बाहर की कंपनियां आए उनको भी पता चले कि इंडिया एक देश है, वहाँ पे व्यापार करना कितना अच्छा है। ठीक है, तो उनको एक तरीके से इनविटेशन दिया गया। इससे हुआ क्या, दोनों को फ़ायदा हुआ, हमारी ग्रोथ हुई, जॉब क्रिएशंस हुई, क्योंकि जैसे कंपनी आएंगी तो हमें जॉब मिलेगी। आप देख लो ये जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, आपका फरीदाबाद हो गया, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल हो गया, और इधर मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, कितना आईटी हब बन चुका है। तो जितनी आईटी सर्विस टर्शरी सेक्टर की कंपनीज़ हैं यहाँ पे इंडिया में तो आई हैं, कितनी बाहर की कंपनीज़ हैं
ठीक है, और कितना जॉब क्रिएशन हो रहा है। आप देख सकते हो आईटी जॉब करते हैं जो फ्रेंड आपके सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में लगे हुए हैं, अच्छी अच्छी अमेज़ोन में, फेसबुक में, ठीक है, कितनी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, डिलोइट हो गया आपका, तो वो कितना अच्छा पैकेज जो है वो ले रहे हैं। तो रिज़ल्ट में यही हुआ, इकोनॉमिक बूम हुई। फिर उसके बाद देखिए आपका नेशनल इनकम ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, एनएनपी, ठीक है, तो ये सब कुछ पढ़ेंगे। फिर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें स्टॉक मार्केट होगा, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन कैपिटल मार्केट के बारे में हम पढ़ेंगे, फिशल सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, फिशल सिस्टम जिसमें हम टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस हैं आपके, डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए आपके, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सब कुछ पढ़ेंगे हम। बजट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, फिशल बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए बैंकिंग इन इंडिया और जितनी आरबीआई पॉलिसीज़ हैं, सीएलआर क्या है, एसएलआर क्या है, लिक्विडिटी क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। करंट क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये एक तरीके से इकोनॉमी की जान है, तो इनको बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे। डिमांड एंड सप्लाई भी बहुत ये तो इकोनॉमी, अगर जब हम पढ़ेंगे ना इकोनॉमिक्स, तो उसकी एक रीढ़ की हड्डी है। प्राइस इलास्टिसिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट एंड गुड मार्केट, डिफरेंट टाइप मीन्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है, ओलिगार्ची, मोनोपोली, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डिफरेंट लॉज और कर्व्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, तो ये कर्व्स हैं, लॉज हैं। उसके बाद देखिए डिफरेंट रिवोल्यूशन इन द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, जैसे आपने पढ़ा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। प्रोडक्शन प्लस कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये जितनी भी मैंने आपको मार्केट टर्म्स बताई हैं, मार्केट जैसे परफेक्ट कंपटीशन हो गया, आगे इन पे प्रोडक्शन और कॉस्ट का क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या इनकी कर्व्स रहेंगी, वो सब हम कुछ पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, जैसे WHO हो गया, WTO हो गया, सार्क हो गया, ये सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए कुछ पॉपुलेशन की हाइलाइट्स है, कुछ इंडेक्सेस हैं, जैसे किसी कंपनी का लिटरेसी रेट कितना है, पॉपुलेशन हाईएस्ट कितना चल रहा है, 2011 का कंसेंस, हर 10 साल बाद जो जनगणना होती है, तो सब कुछ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम है वो बेसिकली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो मिलकर के कंप्राइज the three comprises to make an economic system. What are those 3 terms? That is production. कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें कोई प्रोडक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। उस प्रोडक्शन में आप क्या करोगे, कोई भी गुड्स या फिर सर्विस बनाओगे, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करोगे, कोई भी सामान बनाओगे आप, फिर एक्सचेंज होगा, मतलब आपने गुड्स दिया और बदले में उसने आपको मनी दिया, जो भी मतलब मुद्रा है, ठीक है, किसी भी चीज़ में हो सकती है, ठीक है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो आपको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो प्रोडक्ट, वो गुड्स एंड वो सर्विस। आगे मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिक सिस्टम की जो टाइप्स हैं। देखिए टाइप में तो 3 आपको बताता हूँ। कैपिटलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सोशलिज्म और मिक्स्ड। जो कैपिटलिज्म है, जिसको हम फ्री मार्केट बोलते हैं, जैसे यूएसए में है, इसमें क्या होता है, ड्राइवन बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल। अगर आपके पास पूंजी है तो उस सिद्धांत पर आप ये जो इकोनॉमी है वो चलती है। इसमें प्रोडक्शन में कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। पर्पस इसमें क्या है, एक सोलली प्रॉफिट। अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो कोई भी जो कंट्री है उसमें एक तरीके से कैपिटलिज्म इकोनॉमी पूरी तरह से नहीं होती। अगर देखा जाए तो उसमें गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन रहता है, वरना एक तरीके की वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वरना बहुत ही ज़्यादा मोनोपोली हो जाएगी। इनका पूंजीपति वो देश बन जाएगा, वहाँ पे सिर्फ अमीरों का जो है वो राज चलेगा, गरीब तबका जो है वो मरता रहेगा। तो ऐसा हम कहेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल पूरी तरह से 100% एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, उसने कोई $10 की एक मेडिसिन डेवलप करी, ठीक है, मेडिसिन बनाई, ठीक है, और लोग जो है वो उसको पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी डिमांड जो है वो धीरे धीरे बढ़ती रही, ठीक है। मेडिसिन बनाई, मान लो कोई कैंसर की दवा बना दी, ठीक है, वो कैंसर की दवा बना के वो इफ़ेक्ट भी कर रही है, मतलब लोगों की जो कैंसर की बीमारी है वो ठीक हो रही है, तो उसकी डिमांड बढ़ गई। तो उन्होंने क्या करा, उसका जो प्राइस है वो सीधा $10 से $100 कर दिया। अब वो प्राइस जो एकदम से उन्होंने इंक्रीज़ करा है, तो इसमें ना गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर नहीं कर रही है, ठीक है, तो लोगों को उतना पे करना पड़ रहा है। तो इस तरह की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैपिटलिज्म या फ्री मार्केट इकोनॉमी
कहलाती है, जैसा कि यूएसए में है। लेकिन कोई भी वैसे प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो कैपिटलिज्म फ्री मार्केट नहीं होती कोई भी इकोनॉमी, अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए उसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन रहता ही है। सोशलिज्म जैसे नॉर्थ कोरिया में है, सोशलिस्ट में सिर्फ मतलब गवर्नमेंट का जो रोल है वो रहता है, गवर्नमेंट इसमें कंट्रोल करता है, ये एक तरीके से नीडी पीपल के लिए प्रोडक्शन जो है वो करती है, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम होती है क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं अंदर इंटरनल करप्शन भी आ जाता है, ठीक है। अब सारा कुछ चूँकि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, तो उसमें स्टॉक एक्सचेंज का कोई मतलब ही नहीं है, तो इनका कोई स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं है, और एक तरीके से ये मतलब जनता के लिए कर रहे हैं, तो सोशल वेलफेयर आप इसको बोल सकते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी ये सबसे बेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है, क्योंकि इसमें जैसे इंडिया एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जो है वो दोनों का रोल रहता है। गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें प्राइस को रेगुलेट करती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई मेडिसिन है कैंसर की, अगर एक कंपनी ने बनाई है, ठीक है, उन्होंने अपने जो स्पेशलिस्ट हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो हायर किए होंगे, उन्होंने वो मेडिसिन बनाई, ठीक है। और वो मेडिसिन से क्या हुआ, क्योर भी होने लगे, मतलब पेशेंट जो हैं वो क्योर भी होने लगे, रिकवर करने लगे। तो गवर्नमेंट को भी ये चीज़ पता लगी, तो उन्होंने क्या करा, वो $10 से वो प्राइस $100 तक ले गए। लेकिन गवर्नमेंट बीच में आ गई, गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, गवर्नमेंट ने जनता की भलाई के लिए क्या करा, उसको कहा कि तुम $25 से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उसका प्राइस वहाँ पे फिक्स कर दिया। तो इसमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन आ गया, ठीक है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। सो इट इज़ अ बेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो कैपिटलिज्म इकोनॉमी, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म में आपके कंज्यूमर सोवरेनिटी रहती है। कंज्यूमर सोवरेनिटी मतलब एक तरीके से मतलब कंज्यूमर की जो डिमांड्स हैं वही डिसाइड करती हैं। सोवरेनिटी मतलब एक तरीके से वो किंग है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है अगर वो उसको पसंद आता है, कंज्यूमर्स को पसंद आता है, तो वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ही जो आगे प्रोडक्ट्स हैं वो बनाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी। तो एक तरीके से कंज्यूमर के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, तो वो आपकी कैपिटलिज्म में आ जाती है, ठीक है। तो हायर एंड फायर पॉलिसी अगर मैं कहूँ तो वो इसमें होगी, ठीक है। उनको ठीक लगा तो रखेंगे, अदरवाइज़ वो कोई चीज़ उनको नहीं अच्छी लगी तो वो प्रोडक्शन रोक देंगे, ठीक है। तो वो कंज्यूमर का एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो डायरेक्टली तो कोई रोल नहीं है कि अगर कंज्यूमर ने कहा कि आपको $10 करना है तो $10 करेंगे, नहीं। लेकिन वो ओवरऑल देखेगी कंपनी कि भाई हाँ ये कंज्यूमर हैं, वो इतना कंज्यूम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट और ज़्यादा बनाएंगे। तो एक तरीके से डिज़ायर और जो नीड्स हैं वो कंज्यूमर के जो है वो आउटपुट ऑफ प्रोड्यूसर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जैसा कि मैंने आपको बताया। सोशलिज्म में देखिए प्रोडक्शन फॉर नीडी पीपल के लिए किया जाता है, और प्राइस जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा ही डिटरमाइन होता है। और पब्लिक प्लस प्राइवेट, ये जो मैंने आपको बताया ही था मिक्स्ड इकोनॉमी में, इसमें जो प्राइस है वो डिटरमाइन किससे होता है, प्राइस मैकेनिज़्म में। ये टर्म प्राइस मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्राइस मैकेनिज़्म का मतलब यही है कि इसमें जो प्राइस है वो तो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तो रहेगा, लेकिन साथ में गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, जैसा कि अभी मैंने मेडिसिन का आपको कैंसर मेडिसिन का एग्जांपल दिया। आगे देखिए आपका सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, 3 तरह के सेक्टर होते हैं। प्राइमरी में क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्स है उसका डायरेक्ट वो यूज़ करता है, नेचुरल चीज़ों का, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया। एग्रीकल्चर में क्या होगा, डायरेक्ट वो सोइल को यूज़ कर रहा है, उसके खनिज पदार्थों को, बीज को यूज़ कर रहा है, और फिर वो प्लांट उगा रहा है, फिर ट्रीज़ बनते हैं, वुड बनते हैं, और कई चीज़ें मिलती हैं। माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैसेस, तो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। देखा जाए तो अगर मैं कहूँ जो प्राइमरी सेक्टर में मेन प्राइमरी सेक्टर वो एग्रीकल्चर का ही है। यहाँ पे क्या है, ये सबसे ज़्यादा जो है वो लोग इसमें मतलब वो करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज़्यादा हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचंड जो बेरोजगारी है वो इसी सेक्टर में है। उसके बाद सेकेंडरी मतलब प्रोडक्शन। इसमें वो क्या करता है, जो प्राइमरी सेक्टर है ना, उसके जो रॉ मटेरियल है, उसका जो आउटपुट है, उसको वो डायरेक्टली जो है वो यूज़ कर लेता है उसमें कोई भी चीज़ बनाने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल वुड हो गया, वो प्राइमरी जो सेक्टर है उसका ही
उसी से बनता है आपका वुड, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा लीजिए ट्रीज़ उसने उसमें किए उगाए, ठीक है। तो उस ट्री से लकड़ी बनी, लकड़ी से फिर आगे अगर वो उस लकड़ी से कोई चीज़ बनाता है, कोई अलमीरा बना दी उसने, या फिर चेयर और वुड बना दी, चेयर की जो है वुड की चेयर बना दी, टेबल बना दी, तो वो फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। इंडस्ट्री में जिसको कहूँ तो प्रोडक्शन टाइप मैन्युफैक्चरिंग का जो मेन जो काम है वो सेकेंडरी में देखा जाता है। और टर्शरी सेक्टर की मैं बात करूँ तो सर्विसेज या फिर इंटेंजिबल, मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप टच नहीं कर पा रहे हो, जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी, वो एक तरीके से टर्शरी सेक्टर है। अगर देखा जाए तो टर्शरी सेक्टर अगर किसी देश में टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा लोग जुड़े हैं तो हम कहेंगे कि उस कंट्री की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा, इकोनॉमी जो है वो अच्छी चल रही है, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं। तो बैंकिंग हो गया आपका, टेलीफोनिक सर्विसेज हो गया, आईटी सेक्टर हो गया। इंडिया में जैसे आईटी सेक्टर कितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, और इंडिया जो है वो बीपीओ सेक्टर हो गया आपका, कॉरपोरेट सेक्टर्स हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गए जिसमें बिल्डअप होते हैं आपके। तो ये सब कुछ जो है वो मेन इसमें इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। मैनेजमेंट का काम जितना भी है आपका, एमबीए से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब, कंसल्टेंसी सर्विस, सब टर्शरी सेक्टर में आपका आता है। उसके बाद देखिए क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी आपका होता है जिसमें देर इज़ नो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मतलब सीधा यही हो गया कि हमारी फॉरेन कंट्री के साथ कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहती, और इट डिपेंड्स अपॉन डोमेस्टिक, मतलब अंदर ही अंदर एक कंट्री के अंदर ही बिजनेस जो है वो चलता है। डैट इज़ कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में देर इज़ एन इम्पोर्ट एंड देर इज़ एन एक्सपोर्ट। उसके बाद देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क्स प्राइमरी थ्रू द मार्केट मैकेनिज़्म। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेशन करती है, ठीक है, और प्लानिंग करती है, प्राइस को रेगुलेट करती है। एग्जांपल में जैसे मैं बताऊँ, टेलीफोनिक सर्विसेज हैं, अब उसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। एमटीएनएल है, बीएसएनएल है, ये सब गवर्नमेंट है, और जो एयरटेल और वोडाफोन है ये प्राइवेट सेक्टर है, एयरसेल हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को रेगुलेट कौन करता है? ट्राई, ठीक है, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कॉल रेट एक के बहुत ज़्यादा कर दिए, ठीक है, तो ट्राई उन पर जो है वो रोक लगा सकता है। जैसे कई बार क्या होता था, कोल्ड ड्रॉप की जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर वो जो प्रॉब्लम है फिर वो ट्राई क्या करेगा, उस पर चार्जेस लगा देगा, जुर्माना लगा देगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो कस्टमर्स को आई थी, ठीक है। तो इस तरह से दोनों रेगुलेट किसके द्वारा होती हैं? ट्राई के द्वारा। बस ये लास्ट है, एक टर्म है लेसिज फेयर, ठीक है। ये जो टर्म है लेसिज फेयर, ये 18वीं शताब्दी के एंड में जो है वो कॉइंड हुई थी। इट वाज कॉइंड इन द लेट ऑफ 18th सेंचुरी। इट मीन्स मार्केट को फ्री ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब गवर्नमेंट की इसमें पार्टिसिपेशन ना रहे। ये तब आई कैसे, ये इंट्रोड्यूस कब हुई? क्योंकि 19th सेंचुरी की शुरुआत में इंग्लैंड की इकोनॉमी बड़ी तेज़ी से बूम कर रही थी। फिर उसके बाद लेट 19th सेंचुरी आते आते यूएस की भी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी बढ़ रही थी। क्यों? बिकॉज ऑफ द वहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे, तब ये टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन इट इज़ एसोसिएटेड बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन 21st सेंचुरी आते थे ये जो टर्म है लेसिज फेयर, ये एक तरीके से इसका यूज़ कम हो गया, ये ख़त्म ही हो गई, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी जो मार्केट है, कोई भी ठीक है इकोनॉमिक सिस्टम है, वो परफेक्टली कैपिटलिज्म नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद देखिए हायर इज़ अ फायर इज़ अ पॉलिसी ऑफ विच, तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ही एक एग्जांपल होगा आपका, ठीक है, जिसमें आपका वो ही खुद डिसाइड करेंगे कि उनको क्या सही लगता है और किस हिसाब के वो प्रोडक्ट बनाए और किस हिसाब के प्रोडक्ट ना बनाए, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इंडियन हिस्ट्री की मेरी बहुत ही बेस्ट जो 15 घंटे का एक वीडियो लेक्चर है कंप्लीट है, उसमें आप देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी के लेक्चर मैं फिर अपलोड करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।